हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, आज हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे आप स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम आर ओ के सॉल्व पेपर करवा दीजिए। चलिए फिर हम लोग आज क्या है ना, यूथ कंपटीशन की है आर ओ की सॉल्व पेपर वाली बुक है, जिसमें हम देखेंगे ना गाइस प्रीलिम्स और इस बुक में ना आप देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सॉल्व पेपर हैं। ठीक है, जिसमें है सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो गाइस इसका जो नोटिफिकेशन आने की मतलब जो है कि आप देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर या थोड़ा सा लेट होगा तो कुछ हफ्ते लेट हो सकता है। तो दिसंबर में एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है अगर होना होगा तो, अदरवाइज़ दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ना, अगर हम बात करें ना आर ओ की, तो गाइस यहाँ पे देखें अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2021 का हुआ था, जो कि 2022 में हुआ था। उससे 2021 से पहले हुआ था 2017 का, उससे पहले हुआ है 2016 का, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 2014, 13, 2010। ठीक है, मतलब ये हर साल तो नहीं आता एक बात। अभी क्या है ना, अभी 2023 में आने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, मतलब अक्टूबर में जारी हो जाएगा। मतलब फॉर्म आप भरेंगे और क्या कहते हैं दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा। थोड़ा बहुत लेट होगा तो हफ्ते 10 दिन लेट हो सकता है, अदरवाइज़ हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स अगर हम 2021 की बात करें, इन्होंने डेट भी लिखी है कि कब हुआ है। चलिए तो देखिए, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो एक प्रीलिम्स है और उसके बाद मेंस आता है। अब प्रीलिम्स और मेंस में क्या है, देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो चलिए हम प्रीलिम्स का भी करेंगे। 2021 का जो एग्ज़ाम पेपर है ना, उसको हम करेंगे। तो दोस्तों हम प्रीलिम्स भी देखेंगे, उसके बाद मेंस भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज दे रखा है, मतलब चैप्टर नहीं सॉरी सब्जेक्ट वाइज दे रखा है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे क्या क्वेश्चंस आए हैं, मध्यकालीन से क्या आए हैं, फिर आधुनिक भारत से कितने आए हैं। ठीक है, ये आप यहाँ देख लेंगे। और गाइस स्टार्ट करने से पहले फिर एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर दीजिएगा। आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दे रखा है। टेलीग्राम पेज मेरा ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। चलिए गाइस, यहाँ से ना अब हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला है यहाँ पे है वो है सामान्य अध्ययन, राइट। तो सामान्य अध्ययन से स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। आप जिसमें चाहे तो, मैं हिंदी में पढ़ूंगी, थोड़ा बहुत तो ईजिली समझा दूंगी, इंग्लिश वालों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें से कौन सा सही है ये बताना है, और कौन सा गलत है ये बताना है। जैसे इसने कहा ना कि बहुत सारे विदेशी यात्री यानी कि फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए थे, और कब आए थे इसने ये बोला। तो फायान की बात हुई, हेनसांग की बात, इसिंग की बात हुई, अलमसूदी की बात हुई। तो इसने कहा कि कौन से कब आए थे, राइट। तो देखिए फायान कब आया था, वो 399 से लेकर 414 में आया था, ये सही है। हेनसांग कब आया था, ये भी फायान भी चीन से था और हेनसांग भी चीन से था, ये कब आया था 629 से 645, ये भी सही है। इत्सिंग की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 679 से लेकर 695, तो ये गलत है, राइट। हमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, अल मसूदी की भी बात करेंगे तो ये इसका जो आपका 957 AD है, सब ईस्वी हैं। ठीक है, ये भी गलत है, मतलब दोनों ही गलत है। तो इसने यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, स्टार बना रखा है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा गलत है, तो क्या ही बताता था। तो देखिए यहाँ पे इसिंग की अगर बात करें तो 671-72 में आया, और उसके बाद 671-72 में आया, और 693-94 में गया। अब उसके बाद अलमसूदी की बात करें तो इसका है 915-916 वाला टाइम। ठीक है, तो बस ये है। तो आयोग ने इसका जो आंसर बताया है वो सी बताया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसने ये बोला, इसने कहा कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को जो है जनता द्वारा जो है डायरेक्ट जो है इलेक्ट किया गया, मतलब चुना गया। ठीक है, डायरेक्टली जो चुना गया वो बताना है कौन कौन से राजा हैं। जैसे कि आज हम वोट देते हैं ना, डायरेक्ट जनता देती है, वैसा कुछ। तो इसने कहा हर्षवर्धन है, गोपाल है, यशुवर्मन है, और यहाँ पे नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल, ये है। तो आंसर देखिए कौन कौन से है गाइस, यहाँ पे आंसर है गोपाल, और दूसरा है नंदीवर्मन, पल्लव, मल। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, मतलब 2 और 4 है। व्याख्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसने कहा ना कि बात देखिए कहाँ पे हो रही है, पहली तो हम जगह देख लेते हैं, कहाँ है, बंगाल। ठीक है, तो इसने कहा शशांक की मृत्यु के बाद क्या होता है, लगभग 1 शताब्दी मतलब 100 साल तक। अभी मृत्यु देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, 637, यानी कि ठीक है। अब इसने कहा 1 शताब्दी यानी कि 100 साल तक है बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण बना रहा। अब इसने कहा जो 8वीं शताब्दी का मतलब होता है सन
700 से लेकर 800, तो ये हो गई 8वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसने कहा 8वीं शताब्दी के मध्य जो ये अशांति है या जो अव्यवस्था है ना, तो उससे उबरकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने क्या किया। अब देखो बंगाल की बात हो रही थी, तो बंगाल के नागरिकों ने क्या किया, ये जो बंदा था ये सेकंड नंबर पे जो लिखा था गोपाल, ठीक है, तो यही नाम लिखा है। तो गोपाल नामक एक क्या सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा बना दिया। एक बात, अब इसने कहा गोपाल ने जो है पल्लव वंश की स्थापना करी, तो समझ लीजिए अभी हम पढ़ रहे थे पल्लव वंश के बारे में, किसने स्थापना करी, गोपाल ने। ठीक है, अब इसने कहा उल्लेखनीय कि पल्लव शासक क्या नाम है, नंदीवर्मन द्वितीय, उन्हीं को क्या बोला जाता था, नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। ठीक है, तो ये हो गए दो नाम, एक तो ये नाम हमने देखा और एक हमने देखा गोपाल, राइट। चलिए आगे बढ़ते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसने, अच्छा अब बाकी दो ऑप्शन के भी आते हैं। इसने कहा हर्षवर्धन जो है ना, वर्धन राजवंश का क्या सबसे प्रतापी शासक था, और इसका जन्म लिखा है 591 में हुआ के लगभग हुआ है। अब एक नाम है यशोवर्मन, तो इनकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, और इनका जो कार्यकाल था वो तो 700 से 740 के मध्य का कार्यकाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा वो बदल गया सब्जेक्ट, यानी कि अब हम बात करेंगे मध्य, मतलब दो क्वेश्चन आए आपके जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आए, अभी जो हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत से आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही मामलों में हिंदू देवी देवताओं की जो है आपकी पूजा होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है आंसर जो है ना, वो है आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, सॉरी गाइस गलती हो गई, थोड़ा सा जल्दीबाजी में। ये है आंसर आपका नसीरुद्दीन खुसरो था, राइट। चलो देखते हैं, इसने कहा खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे ना, यानी कि कौन थे, यही बंदा, क्या नाम है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। ठीक है, तो इसके टाइम में क्या हुआ कि शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अच्छा, तो इसने क्या करा, हिंदू धर्म से परिवर्तित, जो ये बंदा था ना, ये हिंदू धर्म से परिवर्तित क्या था, मुसलमान, मतलब ये हिंदू था बाद में मुस्लिम बना। अच्छा, उसने क्या करा, जो पैगंबर है उनके सेनापति की उपाधि धारण करी। ठीक है, तो इसके शत्रुओं ने क्या कहा, अब क्या कहते हैं जो शत्रु, मतलब जो मुस्लिम्स थे वहाँ के, ठीक है, उलेमा लोग टाइप जो होते थे वो, तो उन्होंने कहा ये क्या है, इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम खतरे में है का नारा दिया उन लोगों ने। अच्छा, इसके शासनकाल में क्या होता है, भारतीय मुसलमानों द्वारा क्या है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास किया, ये क्या था कि द्वितीय प्रयास था भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का। ठीक है, अच्छा प्रथम प्रयास की अगर बात करें तो वो किसने, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया था। यानी कि जो देखिए मुस्लिम्स अरब के थे, तुर्की थे, राइट। तो यहाँ पे भारतीय मुसलमान थे ना, ये उनकी बात कर रहा है कि इन्होंने जो है अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का जो द्वितीय प्रयास किया था यहाँ पे भारत में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए क्या है, एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो आंसर देखिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से था अलाउद्दीन खिलजी, खतरनाक व्यक्ति था ये। चलो, तो इसने कहा जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसने साम्राज्य की जो सीमाएं होती है ना, मतलब समझ लो बॉर्डर एरियाज, उसकी सुरक्षा के लिए क्या करा था, एक विशेष सेना नियुक्त करी। अच्छा, इसके द्वारा इसने क्या करा, जो ये उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन, देखिए बलबन कब आप पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश जो पढ़ते हैं ना, सबसे पहला वंश उसमें था ये बलबन। तो बलबन ने क्या करा था, किले मतलब बलबन ने जो किले बनाए थे, अब अलाउद्दीन खिलजी ने ना यहाँ पे जो किले बने थे ना, उनकी सबकी मरम्मत करवाई, एक बात। और सभी किलों में क्या है, स्थायी रूप से सेना रख दी। ठीक है, कौन सी साइड की बात कर रही है, उत्तर पश्चिम की साइड की बात कर रहा है। अच्छा, तो इसने कहा कि दिल्ली और क्या है, सिरी के किलों की मरम्मत भी करवाई इसने। देखिए एक सेना तो रखी और फिर दिल्ली सिरी के जो किले हैं उनकी मरम्मत है। उसके समय में क्या है, मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई। मंगोल आक्रमण, मंगोल कहाँ, मध्य एशिया से आते थे। ठीक है, तो सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया। कब किया गया, जब ये राजा था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है मुगल साम्राज्य से बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात हो गई, मुगल साम्राज्य से बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो मुगल बादशाह है ना, उसके द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था वो कौन था, तो कहीं उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ओके, तो ये सब आप गए थे। अगर आप लोग को ना इसका पूरे डिटेल में पढ़ना है, आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है उसमें, आसानी से आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, राइट। अब इसने का जो ये था ना, मुगल बादशाह था, क्या नाम था, लास्ट वाला जो उसका नाम था वो फर्रुखशियर। क्योंकि अब देखिए ना, उसके बाद क्या होता है, जब औरंगजेब मर जाता है ना, लास्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब अब ये क्या है, औरंगजेब के बाद सब चुटपुट आते गए और जाते गए। ठीक है, तो फर्रुखशियर था, तो 1717 की बात करें, देखिए यहाँ पे 1707 में औरंगजेब मर चुका था।
मतलब जो स्ट्रॉन्ग भी था और मर गया मुगल साम्राज्य में, अब अंग्रेजों का जो है शासन चलने लगेगा। तो इसने कहा जो फर्रुखसियर है ना, उसके द्वारा 1717 में क्या है, बंगाल का जो अंतिम जो है सूबेदार कौन था, वो था मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है, बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की अब शुरुआत हो जाती है। मतलब इसका ये, फिर इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसा है। तो उसने क्या किया, बंगाल की राजधानी ढाका, देखिए बंगाल, ढाका इस वक्त का बांग्लादेश में, राइट। तो उसने क्या करा, ढाका से जो बंगाल की राजधानी है ना, उसको चेंज कर दिया, कहाँ कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। अब आप बताइए, बंगाल में बहुत बड़ा एरिया था बंगाल का, जिसमें पहले बांग्लादेश भी आ जाता था, इधर का असम का पार्ट भी आ जाता था, बिहार का थोड़ा पार्ट आ जाता था, मतलब अच्छा खासा मतलब एरिया था बंगाल का। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में कर दिया। और 1719 में क्या है, फर्रुखसियर जो बंदा है ये वाला, यानी कि जो मुगल बादशाह था दिल्ली में जो था, तो फर्रुखसियर द्वारा मुर्शिद कुली खां को क्या करा, ओडिशा का क्षेत्र भी दे दिया। ठीक है, अब इसने कहा कि 1727 में क्या होता है, सुजाउद्दीन, और 1739 में अलीवर्दी खां, और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के क्या बने थे, नवाब बने थे। चलिए पढ़ लीजिएगा ये। हाँ गई, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, इस व्याख्या से मुझे एक चीज़ और याद आई कि अगर आप लोग ना ये सॉल्व पेपर भी कर लेना, तो आप समझ लिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, आप आर ओ के इससे ही कंप्लीट कर, मतलब इससे आप पूरा कर लेंगे। तो हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन क्या लिखा है और उसका आंसर क्या है, आंसर हमने पढ़ लिया, नहीं। उसमें जो ये व्याख्या है ना, व्याख्या पे पूरा ध्यान दीजिए। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी, व्याख्या में एक्स्ट्रा अगर कुछ लिखा है उसको याद रखिए, व्याख्या से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है विविध से क्वेश्चन जो है, इसने लिखा निम्नलिखित में से किसे जो है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो सही बात तो क्या, इसमें लिखा है लहना। अच्छा देखिए क्या है, अब देखिए तो लहना कौन है, लहना को गुरु नानक द्वारा जो है अंगद नाम दिया गया। मतलब जो आप पढ़ेंगे ना, लहना नहीं पढ़ेंगे, नाम क्या पढ़ेंगे आप, अंगद। ठीक है, देखिए गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्ति और आध्यात्मिक क्रिया शीलता से परिपूर्ण थे, जिनके कारण सिखों के दूसरे महान गुरु बने। मतलब ये शुरू को देखिए, सिखों में 10 गुरु थे। ठीक है, जो सबसे पहले गुरु थे वो गुरु नानक थे। ठीक है, अब गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी, यानी कि जो इनके बाद आएंगे वो कौन थे, लहना, लेकिन इनके ये अंगद नाम से आए। कौन से नाम से, अंगद नाम से आते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिए। अब इनका जन्म जो है आपका कब हुआ है, 1504 में पंजाब के फिरोजपुर के हरिके नामक गाँव में हुआ है। ठीक है, तो कितना याद रखिए, आप याद रखिए 1504 में हुआ है, कहाँ पे, हरिके नामक स्थान पे, कहाँ पे, पंजाब में, फिरोजपुर में। ठीक है, अब इसने कहा श्री चंद्र गुरु नानक देव के क्या है, पुत्र, और क्या है, मर्दाना बाला गुरु नानक के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, बस मतलब इसने कहा श्रीचंद इनके बेटे थे, और मर्दाना और बाला जो है उनके शिष्य थे। चलिएगा, इस यहाँ इतनी बात हुई हमारी मध्यकालीन इतिहास की। आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री जो है पुर्तगाल का नहीं था। अच्छा, इसने कहा इनमें से कौन जो है पुर्तगाल का नहीं था। इसमें लिखा है आपका डुआर्ट बारबोस, फिर है डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, और यहाँ पे लिखा है फरनाओ नुनीज। काफ़ी खतरनाक हो गए। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। ओके, हाँ, तो भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में क्या है, पीटर मुंडी। देखिए इसमें आंसर, इसका आंसर आपको देख के लगेगा थोड़ा टफ, लेकिन हाँ आंसर आसान हो जाता है क्योंकि पीटर मुंडी का नाम आप सुनते हो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पुर्तगीज़ की, पुर्तगाल की। ठीक है, तो हम ये जानते हैं ना, अगर आपने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन आपने पीटर मुंडी का नाम पढ़ रखा है, ये ब्रिटेन के निवासी थे, तो आप इससे ही समझ जाएंगे भैया ये पुर्तगाल का नहीं हो सकता। बाकी का हम जानते हो ना जानते हो, लेकिन ये बंदा जो है ब्रिटेन का है। जो ये क्या होता है ना, जब आप पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। देखिए, है ना, तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में क्या होता है, भारत आया था, और बाकी जो है पुर्तगाल के थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा है सामाजिक सांस्कृतिक जन जागृति निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन अन्य आंदोलन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है लाला हरदयाल द्वारा क्या है, गदर पार्टी की स्थापना। हमें बताना क्या है यहाँ पे, तो इसने बताना है कि सही उत्तर का चयन करिए। मतलब इसने कहा कि कौन सा उत्तर सही।
मतलब इसमें ये बताने गई थी कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है क्या क्या। पहला इसने कहा कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा इसने कहा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। फिर इसने कहा कि हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। फिर इसमें है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है ना वो हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। दूसरे नंबर पर जो हुआ है वो हुआ है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तीसरे नंबर पर जो हुआ है वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और फिर लास्ट में जो है वो है लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनता है वो है 3421, यानी कि आपका बी आंसर। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन कब होता है, 1780 में होता है। एक बात। दूसरी इसने कहा कि विलियम जोन्स द्वारा क्या होता है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, आपकी 1784 में हुई है। ठीक है, मतलब पहले ये वाला हुआ क्या, बंगाल गजट। ठीक है, पहला हुआ है बंगाल गजट 1780, फिर है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई। फिर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है, जो कि होती है आपकी 1905 में, राइट। फिर लाला हरदयाल द्वारा क्या होती है, आपकी गदर पार्टी की स्थापना होती है, जो कि होती है 1913 में होती है। कहाँ पे होती है गाइस, ये जगह भी याद रखिए, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है, ना कि भारत में। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। मतलब कौन सा, देखिए कहाँ पे है, कलकत्ता में। कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके बारे में क्या सही है इनमें ऑप्शंस में, ये बता। पहला लिखा है कि जो इसकी स्थापना है वो 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। तो गाइस नहीं, ये हो गया गलत बात। दूसरी बात इसने लिखा है कि इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था क्या था, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। ठीक है, जो ब्रिटिश अधिकारी है उनसे ये कहा गया कि भैया आपको भी यहाँ की भाषा आनी चाहिए। जैसे भाषा में आप ये कह लीजिए कि भाषा आनी चाहिए ताकि आपको ना यहाँ कम्युनिकेट करने में, काम करने में ईजी हो जाए, या इनकी बातें समझने, इनकी बुक समझने, या मतलब इनके जो साहित्य वो सब समझने में, मतलब हर चीज़ में थोड़ा इजी फील कर रहे हैं आप लोग, हमें इंडियंस की इतनी हेल्प ना लेनी पड़े। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसने कहा कि जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज है ना उसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई। कहाँ पे हुई, आपकी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स कॉम्प्लेक्स में हुई। ठीक है, 10 जुलाई सन 1800 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है 10 जून सन 1800, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो गलत हो गया था। हाँ, तो इसने कहा कि स्थापना का उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। अच्छा अब देखिए 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। 1802 में क्या होता है, आपका डायरेक्टरों के आदेश पर क्या होता है, ये कॉलेज बंद कर दिया गया, राइट। और इसकी जगह पे क्या होता है कि 1802 में बंद, 1800 में स्टार्ट, 1802 में बंद, 1806 में क्या होता है, इंग्लैंड की हेलेवरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। मतलब कहाँ पे हो रहा है, इंग्लैंड में हेलेवरी में प्रशिक्षण जो है प्रारंभ हुआ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, कथन और कारण की बात करी गई है, हमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। चलिए यहाँ पे लिखा है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। कहाँ पे किया था, लंदन। तो गाइस ये बात है बिल्कुल सही कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ है। चलिए सेकंड बात, यहाँ पे कारण की बात करते, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। मतलब जो ब्रिटेन में लोग रहते थे उनको प्रभावित करना चाहते थे, तो सही बात है। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। मतलब इसने कहा कि मतलब कि वो जो है ना ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्या करा, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। चलो मतलब कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी है, वही वाली बात लिखी होगी, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है एक की सही व्याख्या करता है। गाइस यहाँ पे गलत है, तो सी आंसर है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1866 में क्या होता है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। उद्देश्य क्या है, भारत के लोगों की जो समस्या है ना, और उस पर जो है विचार विमर्श करना, और इससे जो है ब्रिटिश जनता के मत प्रभावित करना। मतलब इसने कहा कि हम जो है ना बताएंगे ब्रिटेन में लोगों को, वहाँ के लोगों को बताएंगे कि भारत पे क्या अत्याचार हो रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा, ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं ना वो भारतीय
समस्या, उनके कष्ट से परिचित हो सके, यानी कि उनको समझ सके, जान सके, और क्या है, भारतवासियों के पक्ष में जो है इंग्लैंड में समर्थन जो है प्राप्त हो सके इंडियंस को, राइट। चलो ये बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा या कौन से कथन सही है, ये बताना है। तो पहला यह लिखा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही बात है। देखिए पहले क्या होता था ना, ये परीक्षा पहली बात तो भारत में नहीं हो, पहले तो होती ही नहीं थी। फिर जब स्टार्ट हुई ना तो ये भारत में ना होकर कहाँ पे हो रही थी, ब्रिटेन इंग्लैंड में हो रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, कई अधिनियम आता है बनने का कि भैया यहाँ भारत से लोग जो है इंग्लैंड जाने में मुश्किल होती है, तो एक काम करो परीक्षा भी यहीं करवाओ, ठीक है, तो भारत में होने लगी। अच्छा, मतलब ये सही है। अब दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में क्या होता है कि 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, तो बिल्कुल सही है, मतलब भारतीय ज़्यादा थे और यूरोपीय कम थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मतलब दोनों ही सही है, पहला दूसरा। अच्छा यहाँ पे देखिए लिखा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या होता है कि लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, ठीक है, जिसका गठन कब 1926 में किया गया, ठीक है। मतलब इसने कहा कि हम आयोग बनाएंगे, लोक सेवा आयोग, पहले बात हुई इस एक्ट में, फिर इसने कहा 1926 में बन गया। अच्छा इसमें क्या होता है ना कि पहली जो एग्ज़ाम होता है ना, आईसीएस का जो एग्ज़ाम होता है ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन, क्या 1922 में इलाहाबाद में हुआ, जो पहला एग्जाम हुआ कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में 1922 में हुआ। तो इंपॉर्टेंट सी बात है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा बन जाता है। अब है कि 1941 में क्या, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या क्या हो गई, भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई। मतलब अब यहाँ पे भारतीय ज़्यादा पास हो रहे हैं और जो यूरोपीय हैं वो कम पास हो रहे हैं, ठीक है। पहले वहाँ हो रहा तो अपना हिसाब किताब उल्टा सीधा कर देते होंगे, कुछ गड़बड़, अभी यहाँ पे नहीं हो पाया ये काम। अच्छा इसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं से अगर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें हम, तो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता यानी कि फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम था। तो देखिए खतरनाक सा क्वेश्चन है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तब आपने कम सुना होगा, लेकिन हाँ ये आर ओ वालों का अलग हिसाब है, थोड़ा सा अलग है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने ना पीसीएस की तैयारी करी है ना, जीएस की और क्या बोलते हैं हिंदी की करी है, तो मैं ये कहती हूँ कि आर ओ में ना आपको 70% क्वेश्चन जो है ना इसी की तैयारी से मिल जाएंगे। 70% क्वेश्चन आपको इसी की तैयारी से मिल जाएगी, 30% के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, जैसे ये क्वेश्चन अजीब सा है। अच्छा तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे है मनोरंजन, राइट। इसने कहा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता कौन सी, फिरंगियाँ, इसकी रचना करी गई। तो फिरंगिया की रचना किसने करी, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने करी है, ठीक है। अब इसने कहा कि कविता जो है ये वाली वो 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था उसके दौरान मतलब उस टाइम लिखी गई थी। अच्छा असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा ही होगा गई अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो यही सब होता है जब जलियांवाला बाग आंदोलन होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन सब आता है। अब इसने लिखा है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो है ना भोजपुरी के क्या थे, लेखक, कवि, प्रोफेसर, और राजेंद्र कॉलेज छपरा जो कि कहाँ पे है, बिहार, उसमें क्या थे, प्रधानाचार्य थे। अच्छा इनका जो जन्म की बात करें तो 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था, सन 1900 में हुआ था, ठीक है। अच्छा अब इसमें स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसने कहा जो काकोरी षड्यंत्र केस है ना, जो ट्रेन वाला होता है, अच्छा में क्या होता है, प्रधान आरोपी यानी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई। तो देखिएगा इस कहाँ पे दी गई थी, ये दी गई थी गोरखपुर में, जो कि यूपी में है, आपका ईस्ट यूपी में आपको मिल जाएगा। अच्छा देखिए क्या है ना गाइस, ये पूरी की पूरी डेट याद रखेगा, 19 दिसंबर 1927 पूरी डेट, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है ना, उनको गोरखपुर की जेल में काकोरी जो षड्यंत्र केस होता है ना, उसमें फांसी दे दी गई थी। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है 9, ये हम पीछे चले गए 1925 में चले गए। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, काकोरी षड्यंत्र के आरोप में क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल, नाम याद रखिएगा गाइस, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, और आपका रोशन सिंह,
3 तो आर हैं और एक ए है, तो इनको क्या करा गया था, फांसी दी गई थी। ठीक है, अब इसने कहा रामप्रसाद बिस्मिल का जो जन्म है वो हालांकि कोई खास पूछेगा नहीं, 1857 को कहाँ हुआ था, शाहजहाँपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हुआ था। अभी हाल ही में क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया। पहले क्या नाम था, काकोरी कांड, अब उसका नाम कर दिया गया क्या, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, कांड एक्चुअली क्या है ना, कांड जो शब्द है ना, ये कांड ये थोड़ा नेगेटिव उसमें आता है। ठीक है, तो अब इनने क्या करा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा कि कांड को हटा दिया। कांड मतलब अगर आप कुछ गलत करते हैं ऐसा कुछ, तो इन्होंने क्या करा, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया इसका नाम। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, विविध में देख लेते हैं। तो इसने कहा कि कथन कारण है, आपको आंसर बताना है। चलो देख लेते हैं भैया। तो यहाँ लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। बिल्कुल, एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने त्याग दिया था। एक टाइम भारत में ऐसा आया था कि बहुतों ने अपनी उपाधियाँ त्यागी थी। अच्छा, वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो नहीं भाई, ये असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मतलब पहला सही, मतलब ए सही था, आर गलत था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे देखिए क्या है आपका, सी है। ठीक है, अब इसने कहा कि अब क्या हुआ, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या हुआ ना कि जब 1919 को हुए, क्या होता है ना 1919 में क्या होता है, पूरा याद रखिएगा गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919। उस दिन क्या होता है कि अमृतसर, कहाँ, पंजाब में, तो वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है मृत्यु, मतलब उन पर गोलियाँ चला दी जाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जलियांवाला बाग एक जगह थी, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों पे गोलियाँ चला दी जाती है। पूरी डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। अच्छा, उस दिन उसके बाद क्या होता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, उनको उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी नाइटहुड की, उन्होंने उसको त्याग दिया। उन्होंने कहा भैया हम नहीं लेंगे। और इसने कहा कि ये कोई असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए लेने के लिए इन्होंने नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि 18वीं शताब्दी क्या होती है गई, 1700 से लेकर 1800 वाला टाइम होता है, एक बात। दूसरी बात, 1700 से 1750 कर देते हैं एक मिनट के लिए, और फिर है 1750 या 51 से आप 1800 कर दीजिए। तो गई इसमें एक होता है ना कि जो ये स्टार्टिंग वाला जो टाइम होता है उसे हम पूर्वार्ध बोलते हैं, और जो बाद वाला टाइम होता है उसको हम बोलते हैं उत्तरार्ध, मतलब जब 1800 ख़त्म होने के आसपास आ जाता है। तो यही बोला 18वीं शताब्दी के, यानी कि ये वाले टाइम की बात कर रहा है। 18वीं शताब्दी के जो है उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो आंसर है आपका दारोगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है, दारोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत तक क्या बोला जाता था, स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। इसने कहा कॉर्नवालिस क्या था गाइस, हम बात करें अगर, तो इसने कहा कि 1750 के बाद की कहानी चल रही है, तो इस वक्त ये कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ने क्या है, प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा, उसकी सहायता के लिए पुलिसकर्मी, इसकी नियुक्ति करी। ठीक है, मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार के लिए ये काम किया गया। एक दरोगा, उसके अंडर में एक पुलिस कर्मचारी। ठीक है, अब इसने कहा कि जो जमींदार है ना, जमींदारों के पुलिस अधिकार जो है, पहले जमींदार ये काम करते थे, अब उनके जो पुलिस अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज दंड नायक यानी कि मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। अच्छा, इसने कहा कि मुगल काल में जो है ना, कोतवाल जो है नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में काम करता था। मतलब कोतवाल क्या होता था, पुलिस का प्रधान, जबकि जमींदार जो क्या होता था, भूस्वामी होता था। राइट, उसके बाद ज़मीन होती थी, उससे लगान लेता था, राजा को दे देता था। ठीक है, अब इसने कहा भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना। ठीक है, तो गाइस पहला यहाँ लिखा है कि 2023 तक 100% मतलब 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, मतलब ऐसा सरकार ने कहा है कि भाई 2023 तक आप सारी जो ट्रेन होगी वो विद्युतीकृत हो जाएगी। ठीक है, चलिए सही बात है, 2023 तक के लिए कहा। अब 2030 तक क्या है, शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क के लिए कहा है, कि मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको क्या करने के लिए कहा है, शून्य 2030 तक का है। तो कैसे, ये भी सही है, मतलब ये टारगेट है, अब अचीव होते नहीं होते हैं वो तो हम तभी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से, इसने कहा भारतीय रेलवे के संदर्भ में क्या है, दोनों कथन सही। इसने कहा रेल मंत्रालय ने ना 2030 तक कहा कि भारतीय रेलवे को पूरी तरह से क्या है, हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब क्या है कि क्यों, ग्लोबल वार्मिंग और जो जलवायु परिवर्तन है ना,
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे निपटने के लिए ऐसे कहा गया। ठीक है, अब इसने कहा भारतीय रेलवे में 2023 तक क्या है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है। अच्छा, भारत जो है ना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या है रेल नेटवर्क है। मतलब इसने कहा कि जो रेल पटरियां बिछी ना वो कितनी बिछी है 68,102 किलोमीटर तक की। अब इसने कहा एक योजना है ना जिसका नाम है विजन 2024 योजना। इसमें क्या है कि रेल क्षमता निर्माण से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, अच्छा, बजट 2022-23 की बात करें तो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पे, मतलब इसका क्या है, मतलब कि कोई एक जिला है ना उसमें कुछ एक उत्पाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये रहा वो योजना, उस पर जोर दिया जाए। वैसे ही यहाँ पे भी एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, इस पे जोर दिया गया। बजट 2022-23 की बात बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय, पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है हमारा रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, आगे देखते हैं। तो इसने कहा कि इसके जो लेखक है मतलब संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जो पुस्तक है उसमें क्या है, दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में क्या करा है, बांट कर लिखने का प्रयास किया गया। मतलब कौन सा 4 भाग, मतलब 4 भागों में बांटे। ऐसे का रेणुका क्या है, हंकार, फिर है रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि। ये भी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 सूचियां हैं, आपको उसको मैच करवाना है। एक युद्ध है और ये युद्ध किस वर्ष में हुए हैं ये बताना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये युद्ध लिखे हैं कि जैसे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है आपका, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया आपका, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। चलिए डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं, क्या उधर भी टाइम वेस्ट करें इधर भी। अब जो हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं वो होता है आपका 1780 से, और कब तक होता है 1884 तक होता है, मतलब 1784 तक होता है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो 1750 से 54 तक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की 1803 से 05 तक है, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है आपका 1878 से लेकर 80 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसने लिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित किए, सही कालानुक्रम में बताइए। मतलब ये बताना है पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद। तो गाइस पहले है कर्जन वैली की हत्या हुई। यहाँ पे दूसरा लिखा है खुदीराम बोस को जो है मृत्युदंड दिया गया। फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का आरंभ हुआ। फिर यहाँ पे लिखा है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का आरंभ हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए आंसर जो है ना ये है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या है, केसरी समाचार पत्र का आरंभ होता है। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे खुदीराम बोस की मृत्युदंड दिया गया। फिर उसके बाद है कर्जन वायली की हत्या हुई है। उसके बाद है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, यानी कि 3, 2, 1, 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो केसरी समाचार पत्र है वो कब स्टार्ट होता है, 1881 में होता है। उसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में दिया गया। कर्जन वैली की हत्या कब होती है, 1909 में होती है। और फिर इसमें अब्दुल कलाम द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र कब प्रारंभ होता है, तो वो होता है 1912 में। ये हो गया आपका सही क्रम। आगे बढ़ जाते हैं। तो इसने लिखा है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो इसने लिखा है ब्रिटिश भारत में, देखिए भारत बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये नहीं है पूरे भारत पर जो है ब्रिटिशर्स का कब्जा, नहीं। सपोज यहाँ है, 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 ठीक है, तो इसी को इसने ना ब्रिटिश भारत का, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का कब्जा था, बस पूरे भारत की बात नहीं, तो ब्रिटिश भारत बोलते हैं इसलिए। तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का लगभग जो है 52% व्यय होता था। ठीक है, तो देखिए कितना, यहाँ पे लिखा नहीं है आंसर 52%, तो कितना जो है केंद्रीय राजस्व, जो भी वो रेवेन्यू लेते थे लोगों से, सपोज लगान वगान जो ले रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो उसका 52% वो किस पे करते थे खर्च, सैन्य बल पर कर देते थे। ठीक है, तो इसका कारण क्या था कि सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरे कर रही थी, मतलब खाली ये नहीं लड़ रही है ना, उसके अलावा भी बहुत काम कर रही है। तो इसके समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण, मतलब तब क्या है, सबसे उपनिवेश क्या होता है, जो गुलाम होता है, तो इसने कहा सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश उस वक्त क्या था, भारत था। ठीक है, उस कारण क्या, भारत की रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन
साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। मतलब भारत की रक्षा किससे कर रहे हैं? रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन साम्राज्यवादी। जैसे ब्रिटिशर्स भी साम्राज्यवादी थे वैसे ये भी थे, तो इनसे रक्षा करनी पड़ती थी। तो भारतीय सेना एशिया अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने, और मतलब इसने कहा भारतीय सेना के एशिया अफ्रीका में जो ब्रिटिश सत्ता है और शासन है उसको फैलाने, मजबूत बनाने का प्रमुख साधन थी। कौन? भारतीय सेना। अच्छा, परंतु इसका जो खर्च था ना भारत के राजस्व से पूरा किया जाता। किसका खर्च? जो सेना का है। किससे? भारत के राजस्व से पूरा करते थे, ना कि ब्रिटेन से पैसा आता था। भारत के लिए बहुत बड़ा क्या था? ये बोझ था। मतलब कि भारत का जो पैसा है ना फालतू में जो है बर्बाद हो रहा है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल इस पेपर, देखिए वीडियो हो गई थोड़ी सी लंबी, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना चाहती नहीं हूँ। अभी हमने जो है ना हिस्ट्री देखी पूरी की पूरी, ठीक है, तो बाकी जो है ना हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, फटाफट ख़त्म कर लेंगे। अभी जो 34 मिनट की वीडियो बन गई है काफ़ी बड़ी बन गई है वीडियो, इससे ज़्यादा सही भी नहीं है, क्योंकि आप बाकी चैनल पे देखेंगे 2-2 घंटे में पेपर को कंप्लीट करा होगा। मतलब वही वाली बात बनेगी, मैं अगर 30 मिनट की 4 वीडियो बना दूँ तो मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। भारत का भूगोल हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पेपर भी नहीं है। मुश्किल से कितने 2021 का पेपर करना है हमें, फिर 2021 से पहले हमारा आया था 17 वाला, फिर 16 वाला आया था, ठीक है, 14 है, 13 है, 10, ठीक है, तो हम कर लेंगे धीरे धीरे गाइस। अभी मेरा पहली वीडियो थी तो जस्ट मैं थोड़ा टाइम मेरा इसमें देखने में वेस्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से और ज़्यादा सा वीडियो करेंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा सा पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।